चलिए यार आगे देखिए 32 के बाद 33 में क्या कहता है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू डैश। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड होती है? ब्राइटनेस ऑफ द इंसिडेंट लाइट, थिकनेस ऑफ द फोटोन, एरिया ऑफ द फोटोमिसिव एमिटर, वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोमिसिव एमिटर। अब मुझे पता चल गया तुम लोग पीछे से देख के बता रहे हो हैं, पीछे गलत दिया हुआ है तो गलत हो गए तुम लोग। भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या वर्क फंक्शन है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या थी? वर्क फंक्शन। डेफिनेशन थी है, इसलिए कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए ना। थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोमिसिव एमिटर। भाई वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है ना यार, मेटल चाहे पतला हो, मेटल चाहे मोटा हो, मेटल चाहे क्या हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, मेटल पे डिपेंड करेगा, मेटल पे, उसकी शेप पे, उसकी थिकनेस पे डिपेंड। हमें फोटो मिसिव मेटल से यही मुराद है कि उस पर रोशनी पड़े और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है ना। 34 इन फोटो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट। काइनेटिक एनर्जी किस पे इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती, यानी कि किस पे डिपेंड नहीं करती? इंटेंसिटी पर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज, जो फोटोन इंसिडेंट होता है उसकी एनर्जी क्या है? तो E बराबर होगा K मैक्स प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन दिया हुआ, 5 नॉट बोल दिया इसने बहरहाल, तो नॉट लगा दो यार। 36 when 8 electron volt photon strikes a photoemissive surface the maximum kinetic energy of photoelectrons is 6 electron volt। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आपने डाला और मैक्सिमम, यानी ये 8 है और ये 6 है, तो 5 क्या हुआ? 2 हो गया ना, सही है। 37 an X-ray photon collide with a free electron and the photon is scattered. During this collision there is conservation of momentum but not energy, neither momentum nor energy, energy but not momentum, both momentum and both, ठीक है। 38 the scattering of high frequency X-rays by electrons in a material with decrease in frequency of the scattered radiation is called Compton effect, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती थी, वेवलेंथ बढ़ जाती थी। 39 कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज, कॉम्पटन वेवलेंथ क्या थी? डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस, तो कॉम्पटन वेवलेंथ किस चीज का नाम था? ये तो कॉम्पटन शिफ्ट था यार। कॉम्पटन वेवलेंथ तो एच अपॉन एम नॉट सी है, तो इसमें एच अपॉन एम नॉट सी कहीं गिवन है, ठीक है। इसमें तो पूरी इक्वेशन दी है, तो आंसर क्या हुआ? नन। आंसर क्या हुआ? डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट है और एच अपॉन एम नॉट सी कॉम्पटन वेवलेंथ है, बस 40 आंसर नन है, ठीक है। सिर्फ ये दिया होता तो आंसर होता। नो प्रोसेस इज पॉसिबल इंक्लूडिंग पेयर प्रोडक्शन अनटिल, कोई प्रोसेस मुमकिन नहीं होगा जब तक कि ये बात ना हो।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड हो, बोथ वैलिड हो, बोथ वैलिड होने चाहिए, ठीक है। हमने पेयर प्रोडक्शन में देखा, एनाइलेशन ऑफ मैटर में देखा, कॉम्पटन इफेक्ट में देखा, ये लॉ वहां क्या होते थे, वैलिड होते थे। आगे कहता है 41 में इन पेयर प्रोडक्शन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर या मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बोथ मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड, नन ऑफ देम। पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ यार, नहीं ना यार, एनर्जी कन्वर्ट हुई थी ना, इसीलिए इसको अपने मेटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहा था। फोटोन कन्वर्ट हुआ किस में, फोटोन कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन में, और तो फोटोन क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, मैटर, तो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, ठीक है। कहां तक पहुंच गए हम, 41 तक, साथ साथ ही करते हैं आगे। The wave nature of light is demonstrated by which of the following, किस में वेव नेचर होगी, डायफ्रैक्शन में, अगेन ये वेव प्रोपगेशन का फिनोमिना है। 43 एनर्जी एसोसिएटेड विद वन फोटोन ऑफ लाइट बीम इज प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ द फॉलोइंग, फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, फ्रीक्वेंसी पर या स्पीड पर, फ्रीक्वेंसी पर, E is equal to HF, ठीक है, E is equals to HF। 44 a photon of which radiation has the most energy, ultraviolet, X-rays, infrared, microwave, इन सब में एक्सरेज है ना यार, एक्सरेज, गामा रेज होता तो फिर गामा होता, गामा नहीं है तो फिर कौन सा हो गया, एक्सरेज हो गया। माइक्रोवेव जो है ना वो इंफ्रारेड से भी नीचे होती हैं, इंफ्रारेड से नीचे रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव से भी नीचे माइक्रोवेव, सबसे कम एनर्जी। अगर आप एनर्जी के हिसाब से देख रहे हैं तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, नहीं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट के 7 कलर आ गए, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज, तो ये 6 रीजन बनते हैं, 6 या 7। क्या बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है भाई, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। 45 अ फोटोन ऑफ लाइट कैरीज एनर्जी बट नॉन मोमेंटम, मोमेंटम बट नॉन एनर्जी, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, बोथ ना भाई, अभी हमने पढ़ा ना फोटोन का मोमेंटम का भी फॉर्मूला और उसकी, और पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ था, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ था, उसने अपनी एनर्जी भी दी थी और अपना मोमेंटम भी दिया था, दोनों लॉस लगाए थे ना हमने। 46 द रिलेशन लैम्डा बराबर है एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर है एच अपॉन पी, क्या शो करता है, लैम्डा वेव लेंथ है, पी मोमेंटम है, तो देखिए अगर आप पी की जगह फॉर्मूला लिखे तो पी क्या होता है, एम बी, ये लैम्डा बता रहा है वेव नेचर को, मास और वेलोसिटी बता रहा है पार्टिकल, तो किसी भी चीज की वेव और पार्टिकल को ये इक्वेशन जोड़ रही है, सही है। खैर अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, द रिलेशन शोज दैट इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड वेव, यही ऑप्शन है, ठीक है, ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है पार्टिकल नेचर को, ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है वेव नेचर को, इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड वेव। Which statement is true for photoelectric effect? A. Electron was ejected only if wavelength of light is greater than some minimum value. Wavelength of light किसी वैल्यू से ग्रेटर होगी तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नो, क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी, ग्रेटर पे नहीं होगी, किस पे होगी, तो ये गलत है। बी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज, तो डी ब्रोगली का तो हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसको तो छोड़ दो।
सी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये सही है। मैक्सिमम एनर्जी जो है उस इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। चौथे में कहता है मैक्सिमम एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मेटल, सही है। टाइप ऑफ मेटल से तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वर्क फंक्शन आ जाएगा, तो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहते हैं, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इज वैलिड फॉर, मास एनर्जी रिलेशन किसके लिए वैलिड है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लाइट पार्टिकल्स, वेरी हैवी पार्टिकल्स, या ऑल मासेस, ऑल मासेस के लिए, ठीक है। ये मिटा दो भाई लेफ्ट साइड, फोर्टी 49 पे आ जाओ। टू इनर्शियल फ्रेम्स आर इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी द सेम। इनर्शियल फ्रेम जो है वो मूव कर रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी सेम होगी, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट एक्सेलरेट, वेलोसिटी का डिफरेंस एक के लिए और दूसरे के लिए। बी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, डी ऑल ऑफ देम। अगर आप लोगों को याद हो, याद नहीं होगा, ऑल ऑफ देम। एस और एस प्राइम वाला टॉपिक देखिएगा, डेल्टा वी बराबर था डेल्टा वी प्राइम के, ए बराबर था ए प्राइम के, एफ बराबर था एफ, तो तीनों बराबर आए थे। 50 द चॉइस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चॉइस किस पे डिपेंड करती है, मैंने बताया था सिंप्लिसिटी पे। कोई प्रेफर्ड फ्रेम नहीं है, तमाम फ्रेम फिजिक्स के लॉज को वैलिड करेंगे। नहीं मैंने बताया था ना, अगर कार में आप बॉल को फेंकेंगे तो कार वाले की तो बॉल ऊपर जाएगी, और लेकिन जो जमीन पे खड़ा होगा उसको क्या लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सिंप्लिसिटी किस में है, कार के फ्रेम में। ऑब्जर्व दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Special theory of relativity is called special because it is valid only for ओ भाई इनर्शियल फ्रेम्स यार, पहले लेक्चर में बताया था तो मैंने। फिर आइंस्टाइन ने इसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी थी, ये सिर्फ इनर्शियल के लिए थी। 52 गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर नोटिसेबली रॉन्ग व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स रीच टू, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वही क्लासिकल फिजिक्स कब फेल हो जाती है, जब ऑब्जेक्ट अप्रोच करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी जनरल थ्योरी नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए थी, फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए। यही तो परेशानी थी आइंस्टाइन को, 1905 में उसने स्पेशल थ्योरी दी। फिर लोग उससे पूछते थे यार ये तो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, तो वो फिर लगा रहा 1915 में, फिर उसने उसका जवाब भी दे दिया, ठीक है। 53 व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ एन एक्सरे क्वांटम ऑफ वेवलेंथ 1 एक्सपोनेंट -10। भाई वेवलेंथ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, hc अपॉन लैम्डा, h क्या है 6.63 एक्सपोनेंट -34, c क्या है 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू उसने दी है 1 एक्सपोनेंट -10। तो देखिए 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा, तो -34 + 18 क्या हो जाएगा, -16, और 3 को 6.63 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर आएगा 2 एक्सपोनेंट -15, ठीक है। कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी करके देख लो। 54 क्लासिकल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू इट, क्लासिकल थ्योरी से क्या होना चाहिए था, देयर शुड बी नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। वेलोसिटी
ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स शुड डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, ये भी क्लासिकल थ्योरी की रीसा होना चाहिए था। एनर्जी शुड नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये भी होना चाहिए था। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ देम। और कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 55, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द चांस दैट an electron may absorb more than one electron is negligible because the number of photons is dash, then number of photons is लोअर ना, फोटोन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन। मैंने आपसे कहा था, वो फुहारे की मिसाल दी थी मैंने आपको, कि फूल बहुत ज्यादा है और आप छिड़काव कर रहे हैं, सही है, क्लियर है भाई। तो सबके पास नहीं पहुंचता पानी, फिर इस तरह इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और फोटोन बहुत, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन ही ले ले, बड़ी बात है। हम कह रहे हैं कि दो नहीं मिलते उसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी कर ली। कल हम चैप्टर 18 शुरू करेंगे, इसका टेस्ट हो जाएगा किसी भी दिन। कल चैप्टर 18 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, वही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसे समझा लोगों ने,